ओके, अब आ रही है? जी मैम। ठीक है। यस मैम। 17 मैम रिपीट 14 एक करना बार है शो मेरे कर को। दें। कौन सा वाला? 14। मैम जी मैम 17 जी वाला मैम। ठीक है। 17 वाले में उन्होंने बेसिक बताया हुआ है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं। एंटीबॉडीज में निमोनिक आपने याद रखना है, GAMED, गेम डी के नाम से, कि आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं उसमें IgG, IgA, IgM, IgE और IgD है। इसमें उसके फंक्शंस आपने थोड़े बहुत याद रखने हैं। फंक्शंस में वो आपसे कुछ ऐसा जो है ना बहुत मुश्किल चीज नहीं पूछेगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर जो आपके पास सिक्रीशन हो रही है, दैट इज IgM। फिर आपके पास अगर हम बात करें IgA की, तो वो GIT लाइनिंग से या रेस्पिरेटरी लाइनिंग से सिक्रीट होता है। IgE एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर सिक्रीट होता है, और IgD एज एन एंटीजन रिसेप्टर काम करता है। और इसके फर्दर फंक्शंस को स्टडी अभी जारी जारी है। उसके फर्दर फंक्शंस की जो स्टडी है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो उसके बाकी फंक्शंस आर स्टिल नॉट नोन। मैम एम का भी बता दो। इनके बारे में मैंने बताया नहीं। रिपीट अच्छा, कर जो दें। आपका, हाँ अच्छा सॉरी, जो IgM है ना, उसी के बारे में क्वेश्चन था ना, कि उसके उसने प्राइमरी रिस्पांस में रिलीज होना है। कि अगर कभी भी किसी भी नए एंटीजन का जो है वो एक्सपोजर होता है एंटीबॉडीज के, तो IgM रिलीज होती है। ठीक है, प्राइमरी रिस्पांस से रिलेटेड होता है ये। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें जो आपके पास ऑप्शंस दी हुई हैं, इन ऑप्शंस में बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बताया हुआ है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है? कि आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स के खिलाफ बॉडी जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर देती है। यानी उसको लगता है नॉर्मल सेल्स भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं और उनको भी हमने डिस्ट्रॉय करना है। अब ये जो सारी डिजीजेस आपके सामने है, ये सब के सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन की, उसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं, उसके खिलाफ अगर इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो दैट अकर्स इन माइस्थीनिया ग्रेविस। वहां पर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, वो जाके उन रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, और आप अपना नॉर्मल फंक्शन जो है वो स्केलेटल मसल का नहीं कर पाते। फिर हम बात करें रूमेटिक फीवर की, तो इसके अंदर आपकी बॉडी के जॉइंट्स और हार्ट, स्पेशली जो आपके हार्ट के वाल्व्स होते हैं ना, उनके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। उसको हम बोलते हैं रूमेटिक फीवर। फिर आपके पास जो ग्लोमेरुलस होता है, आपके नेफ्रॉन का पार्ट, उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। और जो लास्ट आपके पास लिखा हुआ है ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, तो ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से एक एक्सटेंसिव डैमेज होता है और रैपिडली डेथ हो जाती है। तो ये सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, कि आपकी बॉडी का जो अपना डिफेंस सिस्टम है वो नॉर्मल सेल्स के खिलाफ ही अपना जो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। मैम मैम ल्यूपस एरिथ्रोमेटोमस को बता दें। जी, ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के बारे में मैंने बताया, ये ऐसी डिजीज है कि आपकी बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट जॉइंट्स हैं, कुछ डिफरेंट टिश्यूज हैं बॉडी में, बहुत सारी जगह पे ना इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। उस वजह से बहुत सारे सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी, और अगर पेशेंट को ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है और उसकी एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से, डिफरेंट बहुत 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 वैरायटी ऑफ सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से उसकी रैपिडली डेथ हो जाती है। ठीक है। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 19 इज पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ये आपके पास नर्व फिजियोलॉजी में से था। इनकरेक्ट इसमें बताना था, आपके पास जो एक्सॉन है और डेंड्राइट्स का, जो आपके पास बेसिकली नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर उसकी काफी सारी एक्सटेंशंस होती हैं। एक एक्सटेंशन आपकी होती है एक्सॉन, और बाकी जो छोटी छोटी सी एक्सटेंशंस होती हैं, दीज आर डेंड्राइट्स। तो ये आपके पास एक एक्सॉन होता है, ये उसके टर्मिनल्स हैं, जो आपको गोल सा नजर आ रहा है, ये उसका सेल बॉडी है। और यहाँ पर ऊपर ढेर सारे डेंड्राइटिक ट्रीज होते हैं। अब उसने क्या, और इसके ऊपर ना एक यूं इंसुलेटिंग लेयर होती है, माइलिन शीट, यहाँ पे शिवान सेल्स होते हैं। ये आपके पास तकरीबन आपके पास ना यूं बन गया। अब इसमें क्या कह रहा है वो, कि आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेंड्राइट्स बतानी थी। डेंड्राइट्स आर ऑलवेज अनमाइलिनेटेड, दिस इज करेक्ट। जो माइलिनेशन होती है ना, ये जो आपके पास ये चीज नजर आ रही है माइलिनेशन, की सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन पे होती है, कभी भी डेंड्राइट्स के ऊपर नहीं होती। डेंड्राइट्स हमेशा अनमाइलिनेटेड रहते हैं, क्योंकि हमें वहां पर ना माइलिनेशन की जरूरत नहीं है। जो आपका सिग्नल ट्रांसमिशन है उसने तो एक्सॉन के थ्रू होना है ना, वहां पे आपको माइलिनेशन की जरूरत ही नहीं है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो जो माइलिन शीथ थी ये ओलिगोडेंड्रोसाइट सिक्रीट करते हैं, दिस इज आल्सो करेक्ट। और अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें माइलिन शीथ जो है वो शिवान सेल सिक्रीट करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट करेंगे सीएनएस के अंदर, शिवान सेल्स करेंगे पीएनएस के अंदर। ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। लास्ट इज माइलिन शीथ एक्ट एज एन ए कंडक्टर। रॉन्ग। क्या होता है कि आपके पास जो माइलिन शीथ बनती है ना, लेट्स से आपके पास यूं माइलिन शीथ बनी हुई है, तो क्या होगा, ये एज एन इंसुलेटर काम करेगी कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रही है, अगर कंडक्टर होता तो वो उसके अंदर से पास कर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या करता है कि एज एन इंसुलेटर काम करता है और आपकी जो इम्पल्स है वो जंप करके मजीद फास्टर रेट के साथ यूं मूव करती है। तो माइलिन शीथ एक्ट एज एन इंसुलेटर नॉट अ कंडक्टर। और बाकी जो तीन स्टेटमेंट्स दी हुई थी दीज आर करेक्ट। Question number 20 is least strength of stimulus which can excite the excitable tissue is called. अब आपके पास अगर एक एक्साइटेबल टिश्यू है जिसके अंदर एग्जांपल्स आपके नर्व सेल्स की आती है, आपके हार्ट सेल्स की आती है, आपके स्केलेटल मसल्स की आती है, ऐसा सेल जो स्टिमुलस के को रिस्पॉन्ड करेगा उसको हम एक्साइटेबल टिश्यू कहते हैं। अब हम लोगों ने एक ऐसा स्टिमुलस दिया है जिसकी लीस्ट स्ट्रेंथ को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, एक ऐसी मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस जो कि टिश्यू को एक्साइट कर देगी, इस चीज को हम बोलते हैं रियो बेस, ठीक है। और लेट्स से हम यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये यहाँ पर ना रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है, यहाँ पर इंटेंसिटी थी और यहाँ पर हम टाइम नोट कर रहे थे, यहाँ पर रिस्पॉन्स आया तो मैंने इसको मेजर कर लिया एंड दिस थिंग इज योर रियो बेस, ठीक है। इसको मैंने देख लिया कि इतनी इंटेंसिटी पे मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया था। अगर लेट्स से ये 5 था और ये इस टाइम पे आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया डबल, मैंने रियो बेस के डबल अमाउंट को जिस टाइम पे मैं मेजर कर रही हूँ यहाँ पर, इसका ये जो टाइम है ना इसको बोलते हैं क्रोनेक्सी। रियो बेस क्या है, वो मिनिमम स्टिमुलस जहां पर आपको रिस्पांस मिलेगा, और क्रोनेक्सी क्या है, वो टाइम पीरियड जहां पर रियो बेस से डबल रिस्पांस मिल रहा होता है। ये तो चीजें हो गई। थर्ड आपके पास लिखा हुआ है रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर मैंने एक सेल को एक्साइट किया, अब उसने पहले रिलैक्स करना है, फिर मैं दोबारा स्टिमुलस दूंगी और फिर वो दोबारा रीएक्साइट होगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है रिलैक्सेशन वाला, यहाँ पर लेट्स से इसकी एक्साइटेशन हुई और ये रिलैक्सेशन वाला टाइम है। ये एक ऐसा टाइम है कि जहां पे अगर मैं मजीद एक और दोबारा स्टिमुलस दूंगी ना तो वो रीएक्साइट नहीं होगा, बल्कि वो पहले कंप्लीट रिलैक्स करेगा एंड देन स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये जो टाइम होता है ना जहां पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता सेकंड स्टिमुलस को, चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दो, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। फोर्थ जो आपके पास ऑल और नन, अच्छा ऑल और नन ना लॉ होता है, स्टिमुलस नहीं होता। पहली बात, ऑल और नन में क्या होता है, लेट्स से कि अगर मैंने कोई स्टिमुलस दिया है तो यहाँ सारे फाइबर्स एक्टिवेट होंगे या कोई भी फाइबर एक्टिवेट नहीं होगा। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक्शन पोटेंशियल है, या तो वो फुल स्ट्रेंथ में जाके एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट करेगा एक स्टिमुलस, या वो नहीं करेगा। इट्स आइदर ऑल और नॉन कंडीशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन उसने पूछा था वो लीस्ट स्ट्रेंथ के बारे में था, व्हिच इज योर रियो बेस। Question number 1 is one molecule of troponin C binds with how many ions of calcium? अब आपके पास ये चीज है क्या, अगर हम बात करें आपके मसल के कॉम्पोजिशन की, तो जो आपके पास सबसे माइक्रो स्ट्रक्चर आता है उसके अंदर ना दो प्रोटीन्स आते हैं, दो बैंड्स आते हैं, एक लाइट बैंड, एक आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, डार्क बैंड। एक थिन बैंड एक आपके पास होता है ना, और एक थिक बैंड बनते हैं, लाइट और डार्क भी आप उसको कहते हो, लेकिन हम थिन थिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। जो थिक पार्ट होता है दैट इज योर एम, और फिलामेंट मायोसिन जो फिलामेंट होता है, और जो आपके पास थिन होता है ना फिलामेंट, दैट इज योर एक्टिन फिलामेंट। अब एक्टिन फिलामेंट को ही मजीद स्टडी करें तो उसमें हमारे पास एफ एक्टिन एक कंपोनेंट है, ट्रोपोनिन एक कंपोनेंट है, और ट्रोपोमायोसिन एक कंपोनेंट है। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। अच्छा, एफ एक्टिन एक कंपोनेंट है, ट्रोपोमायोसिन एक कंपोनेंट है, और ट्रोपोनिन एक कंपोनेंट है। अब यहाँ पर जो ट्रोपोनिन है उसमें हमारे पास फिर आगे फर्दर डिवीजन हो जाती है, और जो ट्रोपोनिन सी है वो बेसिक क्या काम करता है, आपकी कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ट्रोपोनिन सी जो है ना वो 4 कैल्शियम आयंस के साथ बाइंड करता है। इसका स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रही थी वो कैसे था आपके पास, ये ट्रोपोनिन ए, सॉरी
ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन आपके पास थे। उसने बाइंड करना था कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम की बाइंडिंग में मैंने आपको बता दिया कि आपके पास क्या हुआ। चाचे दा मामा बने हैं वो फुफी दा तो चाचे दा मेरा बने हैं पहले किसी बच्चे का माइक ऑन है। ठीक है, हमने इसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, ट्रोपोनिन को अगर हम बात करें तो ना, ट्रोपोनिन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। चाचे दा ते एक फुफी दा आई, टी और सी। जो आई है ना, उसने एक्टिन के साथ बाइंडिंग करनी होती है। अब हम बात करें, ये मैम लेट्स से आवाज आपके नहीं आ पास, रही है, जरा रिपीट कर दो। अच्छा, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे एक्टिन की। एक्टिन और मायोसिन 2 फिलामेंट्स थे, उसमें से एक्टिन की बात कर रहे थे। जो आपके सामने चेन है, ये आपके पास एफ एक्टिन की है। इसके साथ आपके पास ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा, यूं करके एक यूं हेलिकल से बैंड बना देगा। ये हो गया। थर्ड कंपोनेंट एक्टिन का होता है ट्रोपोनिन। ये आपके पास जो 3 पर्ल्स तब बन रहे हैं, दीज आर ट्रोपोनिन। इसमें से एक इज ट्रोपोनिन आई, दूसरा ट्रोपोनिन टी, तीसरा ट्रोपोनिन सी। जो आई है, उसने उसकी एफिनिटी होती है नीचे ट्रोपोमायोसिन के साथ, एक्टिन के साथ। आई की एफिनिटी एक्टिन के साथ, एफ एक्टिन के साथ। टी की एफिनिटी ट्रोपोमायोसिन के साथ, और ट्रोपोनिन सी की एफिनिटी कैल्शियम के साथ। अब इसमें से जो ट्रोपोनिन सी है ना, वो अटैच करेगा कैल्शियम के साथ, और एक मॉलिक्यूल ऑफ ट्रोपोनिन सी की अगर हम बात करें तो वो 4 कैल्शियम आइंस के साथ बाइंड कर रहा होता है। इस स्ट्रक्चर की समझ आ गई। एक एफ एक्टिन है, एक ट्रोपोमायोसिन है, और ये जो पर्ल्स 3 नजर आ रहे हैं, दिस इज ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन आई, टी एंड सी। इसमें जो सी है उसकी एफिनिटी होती है फॉर कैल्शियम, और एक ट्रोपोनिन सी का जो मॉलिक्यूल है, इट बाइंड्स विद 4 कैल्शियम आइंस। Question number 22. Greater the amount of work performed by muscle, greater is the amount of ATP that is cleaved. अब ये क्या चीज है आपके पास, अगर हम बात करें कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। हमारे पास एक्टिन और मायोसिन 2 चीजें थी। लेट्स से हम लोगों ने कह दिया ये आपके पास एक्टिन है और ये आपके पास मायोसिन है। मायोसिन का ना यूं हेड बना होता है, मायोसिन के हेड के साथ एटीपी अटैच होता है। ये जो आपके पास ये चीज नजर आ रही है, दिस इज एटीपी। जब तक एटीपी अटैच होगा ना, तो मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन के साथ अटैच नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे एटीपी ब्रेक करेगा और एडीपी, और आपके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा उसके अंदर। जब मायोसिन के हेड के साथ एडीपी अटैच होगा, अब इसका हेड फ्री है, ये जाके ना एक्टिन के साथ बाइंड कर लेगा, और इस तरीके से स्ट्रक्चर है। बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, एक्टिन को इस साइड पे धक्का मारेगा। तो अगर एक्टिन नॉर्मल यहाँ पे था, धक्का उसको पड़ेगा और वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ दूसरी साइड पे भी अगेन यू मायोसिन का हेड होगा, वो इस वाले एक्टिन को यहाँ से यहाँ पे मूव कर देगा। तो दोनों 2 एक्टिन आपस में पास आए, तो इसका मतलब क्या, ये बिल्कुल माइक्रो लेवल पे बात करें, और बहुत सारे अगर ऐसे करेंगे तो वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना ये होता है। इस चीज को हम बोलते हैं वॉक अलोंग थ्योरी। अब वॉक अलोंग थ्योरी ये चीज हो गई। इसके अंदर जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी ब्रेक डाउन होगा ना, उतना ज्यादा मसल वर्क होगा। कि जहां पर जितनी अमाउंट ऑफ एटीपी यहाँ पर ब्रेक हो रही थी, उतना ज्यादा मसल काम कर रहा था। इस चीज को हमने बोल दिया फेन इफेक्ट। तो फेन इफेक्ट क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जितनी ज्यादा एटीपी क्लीव होगी, उतना ज्यादा मसल काम परफॉर्म कर रहा होगा। परफॉर्म किस मैकेनिज्म के थ्रू कर रहा होगा, वॉक अलोंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, दिस इज फेन इफेक्ट। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग क्या है, ये वो सीक्वेंस है, ये वो फिनोमेना। क्या चीज बता दूं दोबारा। फैन इफेक्ट रिपीट कर दें। अच्छा, फेन इफेक्ट इज वॉक अलोंग थ्योरी में हम लोगों ने कहा था ना कि एटीपी की ब्रेकडाउन होती है तब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और मसल का कॉन्ट्रैक्शन ही मसल वर्क है। तो जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी ब्रेक होगी, क्लीव होगी, वो टूटेगी, उतना ज्यादा मसल काम करेगा। इस चीज को हम बोलते हैं फेन इफेक्ट। ठीक है। यस मैम। फिर हमारे पास आता है कि यही एक्शन पोटेंशियल कैसे मेम्ब्रेन को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ये सारा जो सीक्वेंस था, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। और अगर हम मसल के स्ट्रक्चर की बात करें, तो वहां पर हमारे पास यूं अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स बनती हैं यूं मसल के अंदर, और उसके साथ अंदर मसल के इंटीरियर साइड पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके साथ अटैच होता है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सिस्टम, टी ट्यूब्यूल्स। और साथ में जो आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम बोलते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके साथ पास ऑप्शन थी और जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आपका अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट, कोई जो स्टेटमेंट दी हुई है दैट इज अबाउट फैन इफेक्ट। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है, टाइप 1 फाइबर्स आर। आपकी बॉडी के अंदर जो मसल फाइबर्स हैं उसको हमने कैटेगराइज कर दिया टाइप 1 या टाइप 2 फाइबर्स के अंदर। अब आपके पास टाइप 1 फाइबर्स जो हैं ये आपके पास स्लो फाइबर्स होते हैं, ऐसे फाइबर्स जिनको बहुत सारा ब्लड सप्लाई जाता है, जिसके पास बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। स्मॉल फाइबर्स होते हैं, ज्यादा ब्लड सप्लाई की वजह से उनका कलर रेड होता है, इनको हम लोग रेड मसल भी कहते हैं। ये क्या करेंगे, इनको हम बोलते हैं स्लो फाइबर्स। इसके कंपैरिजन में देखें तो हमारे पास टाइप 2 फाइबर्स होते हैं जिसको कम ब्लड सप्लाई जाता है, जिसका कम मोटर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके पास, और वो फास्ट फाइबर्स होते हैं जिनको कंट्रैक्शन बहुत छोटे टाइम के लिए चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स कर गए, ये फास्ट फाइबर्स हैं। स्लो फाइबर्स हैं जिन्होंने बहुत टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे आप अगर आप बोलो ना कि आपकी एंटी ग्रेविटी मसल, क्या अगर आप यूं खड़े हुए हो या बैठे हुए हो तो आपके मसल्स हैं, मैम रेड आपके कुछ, स्टिच मतलब व्हाइट वाला तो नहीं है वो, रेड ट्विच जो, फाइबर व्हाइट फाइबर हाँ ये उसकी वही कैटेगरी। वाला है, स्लो ट्विच फाइबर्स, फास्ट ट्विच फाइबर्स। वैसे ही इसको हम स्लो फाइबर्स या फास्ट फाइबर्स, रेड फाइबर्स या वाइट फाइबर्स इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो जो जो टाइप 1 है ना वो स्लो फाइबर्स होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स या स्लो फाइबर्स बोलते हैं, आप उसको रेड मसल बोलते हो, जिसने बहुत ज्यादा टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है, बहुत कम मतलब उसको फिटीग करने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। जैसे आपके एंटी ग्रेविटी मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी को स्टेबल कर रहे हैं और बहुत टाइम के बाद फिटीग करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी आईलिड के मसल देखो तो उसने बहुत कम टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना फिर रिलैक्स कर जाना है। तो इसको हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं। जो यहाँ पर आपके पास टाइप 1 फाइबर जो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं वो होते हैं स्लो फाइबर्स, पहली ऑप्शन करेक्ट, इनकरेक्ट हो गई। वाइट फाइबर्स नो, वो रेड होते हैं जो टाइप 1 है। शॉर्ट कंट्रैक्शन के लिए भी आपके पास फास्ट फाइबर्स यूज होते हैं। एबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया और ब्लड सप्लाई होता है आपके टाइप 1, जिसको हम स्लो ट्विच फाइबर या रेड फाइबर्स बोलते हैं या स्लो फाइबर्स बोलते हैं। तो इसकी ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैम जी टाइप 2 की प्रॉपर्टीज भी बता दें। ठीक है, मैं आपको ना साथ साथ बता रही थी, टाइप 2 बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। टाइप 2 को हम फास्ट ट्विच बोलते हैं या फास्ट फाइबर्स बोलते हैं या वाइट फाइबर्स बोलते हैं। ये ऐसे फाइबर्स हैं जिनके अंदर ब्लड सप्लाई भी कम है, मायोग्लोबिन भी कम है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है, और इन मसल्स को हम शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जल्दी थक जाते हैं, इसमें जल्दी फिटीग हो जाती है। तो ये सब टाइप 2 की जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। जो अभी हम पहले कर रहे थे वो कंपैरिजन के साथ वो टाइप 1 की थी। ठीक है, ओके मैम। देन क्वेश्चन नंबर 24 इज पल्स रेट आपका नॉर्मल क्या है। पल्स रेट का मतलब क्या है कि आपका हार्ट 1 मिनट के अंदर कितने टाइम बीट करता है। तो ये ना आपके पास टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया वो मैंने डिस्कस करने के लिए एमसीक्यू दिया था कि, जी मैम एक फास्ट ग्लाइकोलिटिक मसल फाइबर्स भी होते हैं कोई। जो ग्लाइकोलिटिक है ना ये आगे आप उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर देते हो कि वो किस टाइप ऑफ जो मैकेनिज्म को इस्तेमाल करें हैं टू गेन एनर्जी। आपके जो लेवल पे अभी चाहिए ना हमें वो ओके। स्लो और फास्ट फाइबर्स करते हो, लेकिन अगर वो आगे ग्लाइकोलिटिक पाथवे से जो एटीपी है वो गेन कर रहा है तो हम उसको फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपने नॉर्मल हार्ट रेट या नॉर्मल पल्स रेट बताया था कि आपका हार्ट कितने टाइम्स पर मिनट बीट करता है, तो नॉर्मली इट इज 70। एबनॉर्मल कंडीशंस दो होती हैं, या 100 से ज्यादा या 60 से कम। तो अल्फा जो 100 से ज्यादा बीट्स हो जाती है ना उसको हम टेकिकार्डिया बोलते हैं, और जो कम बीट्स पर मिनट होती हैं 60 से कम, वो भी अब नॉर्मल कंडीशन है, उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। नॉर्मली 70 जो बहुत एक्यूरेट दैट इज 72 बीट्स पर मिनट, लेकिन एक रेंज हम रखते हैं कि वो ना बिलो 60 जाएगी ना अबव 100 जाएगी, लेकिन नॉर्मल इज 70 और मोस्ट एक्यूरेट इज 72 बीट्स पर मिनट। देन क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम इज। अब आपने ना कुछ अपनी जो हार्ट साइकिल है, जो हार्ट की फिजियोलॉजी है उसके अंदर कुछ वैल्यूज याद करनी होती हैं। आपके पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो होता क्या है, उससे पहले आपने एक चीज डिस्कस करनी है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। डायस्टली, जो डायस्टली होती है उसका मतलब क्या है कि दोनों जो आपके वेंट्रिकल्स हैं उन्हें रिलैक्स करना है। रिलैक्सेशन के टाइम पे वेंट्रिकल्स ने ना फिल करना होता है,
तो एंड जब आपके पास कंप्लीट रिलैक्सेशन हो गई, कंप्लीट फिलिंग हो गई वेंट्रिकल्स की, तो जो आपके पास अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसकी अमाउंट होती है 110 to 120 मिलीलीटर। स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट क्या होता है, या स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि अब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुआ, हार्ट ने बीट किया, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपके हार्ट से इजेक्ट हुआ, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसकी नॉर्मल अमाउंट होती है 70 मिलीलीटर्स। थर्ड आपके पास चीज होती है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक का मतलब क्या है कि आपके वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्शन के एंड पे अगेन वेंट्रिकल्स के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड रह गया, यानी कॉन्ट्रैक्शन के बाद कितना रह गया, तो दैट इज 40 to 50 मिलीलीटर्स। और ये जो डेल्टा ऑप्शन दी थी ये सिर्फ एक वैल्यू दी हुई थी, वरना जो अल्फा बीटा और चार्ली हैं दे आर इंपॉर्टेंट। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इनकी वैल्यूज आप लोग ये देख लेना। फिर आपके पास कार्डियक साइकिल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। आपकी जो हार्ट का एक कंप्लीट साइकिल होता है कि वन हार्ट बीट से लेके सेकेंड हार्ट बीट तक का जो जितने भी सारे इवेंट्स होते हैं उनको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। उसके अंदर फेजेस जो है एक सीक्वेंस में चल रही होती हैं। सबसे पहले आपके वेंट्रिकल्स आइसोवॉल्यूमिकली रिलैक्स करते हैं, इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। फिर जो आपका एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान का वाल्व है वो ओपन होगा और रैपिडली सारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर आएगा, उसको हम बोलते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, सेकंड फेज। उसके बाद डायस्टेसिस होता है जिसको हम बोलते हैं स्लो फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, डायस्टेसिस। इसमें स्लो स्लो एट्रिया से ब्लड आएगा, थर्ड स्टेज हो गई। फोर्थ स्टेज के अंदर आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टली। फिर आपके पास फिफ्थ स्टेज के अंदर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा लेकिन अब वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, इसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। और लास्ट फेज होता है कि आपका जो वेंट्रिकल है वो इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को इजेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन। तो जो स्लो फिलिंग का फेज था वेंट्रिकल्स की दैट इज कॉल्ड डायस्टेसिस। फिर हम हार्ट साउंड्स पे आते हैं कि हार्ट की साउंड्स जो हम, अच्छा हार्ट के क्या होता है कि अगर आप आपको क्वेश्चन पूछ रहे हो। यस मैम, 26 में आपने लास्ट पे क्या बोला है? आपके पास लास्ट होता है पीरियड ऑफ इजेक्शन, कि आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड जो है वो इजेक्ट आउट हो जाएगा, तो वो लास्ट होता है। फिर हम बात करते हैं आपके हार्ट की साउंड्स की। अगर हम स्टेथोस्कोप से देखें, चेक करें, तो आपका हार्ट जो है वो लब डब इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है, इसको हम हार्ट साउंड बोलते हैं। और ऐसा फिनोमिना जिससे हम किसी ऑर्गन की आवाज सुन रहे होते हैं, चाहे वो हार्ट हो या लंग्स हो, इसको हम बोलते हैं एस्कल्टेशन। तो हार्ट की जब साउंड सुनते हैं ना तो हमारे पास दो साउंड आती हैं, एक लब और दूसरी डब। लब को हम फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं और डब को हम सेकेंड हार्ट साउंड कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं वो नोट डाउन करो। सबसे पहले फर्स्ट हार्ट साउंड के, फर्स्ट हार्ट साउंड को हम लब कहते हैं, LUB। इसकी फ्रीक्वेंसी 40 to 80 साइकिल्स पर सेकेंड होती है। इसकी ड्यूरेशन इज 0.14 सेकेंड्स। और ये कब आपको सुनाई देता है, जब आपके पास AV वाल्व है ना वो क्लोज करेगा, ठीक है। यानी जैसे ही अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगा है, जस्ट उसकी बिगिनिंग पे आपको डब की लब की आवाज सुनाई देती है, फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है। अगर हम बात करें सेकंड हार्ट साउंड की तो उसको हम बोलते हैं डब, DUB। उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 to 200 साइकिल्स पर सेकेंड और उसकी ड्यूरेशन इज 0.11 सेकेंड्स। और ये कब होगा, जब आपके पास सेमी ल्यूनर वॉल्व यानी जो पल्मोनरी है या जो आपके पास एओर्टिक वाल्व होते हैं वो क्लोज होता है, तब आपके पास सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो अल्फा बीटा चार्ली दिए हुए हैं ये सेकेंड हार्ट साउंड की प्रॉपर्टीज हैं। जो फर्स्ट हार्ट साउंड की साउंड आपको सुनाई देती है दैट इज वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से बिल्कुल जैसे वो शुरू होगा तब फर्स्ट हार्ट साउंड आपको सुनाई देती है, जब आपका AV वाल्व क्लोज होता है। देन क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास अगेन हार्ट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चंस हैं कि आपके अगर हम ECG पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर हमारे पास कुछ पीक्स आती हैं जिसको हम P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव कहते हैं, जिसको अगर हम ड्रॉ करें तो P
क्यू, ये QRS कॉम्प्लेक्स एंड थोड़े टाइम के बाद T। ठीक है, तो आपके पास नॉर्मल ECG आती है। आपने ना ये मैम फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड्स की फ्रीक्वेंसीज दोबारा बता दें एक दफा। अच्छा, जो आपके पास फर्स्ट हार्ट साउंड है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 40 to 80 साइकिल्स पर सेकेंड, और जो सेकेंड हार्ट साउंड है वो 50 to 200 साइकिल्स पर सेकेंड, और ड्यूरेशन फर्स्ट का होता है 0.14 सेकेंड्स और सेकेंड का होता है 0.11 सेकेंड्स। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके अभी आपके पास जो ECG हम डिस्कस करने लगे हैं उसके अंदर सबसे पहले आपके पास ये P वेव है, ये QRS कॉम्प्लेक्स है सारे का सारा, और ये लास्टली T वेव है। इसमें आपने याद रखना होता है कि ये आपके पास वेव्स आती किस टाइम पर है। जो P वेव है वो आपके पास एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से पहले, बिफोर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आती है। QRS कॉम्प्लेक्स आता है बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। फिर आपके पास T वेव आती है एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और कभी कभार मैम ये ऐसा, रिपीट कर दें। ठीक है, सबसे पहले P वेव है बिफोर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, फिर QRS कॉम्प्लेक्स है बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में जो अल्फा ऑप्शन है वो आपके पास P वेव आती है उस टाइम पे, बीटा ऑप्शन में QRS कॉम्प्लेक्स आता है, चार्ली ऑप्शन में आपके पास T वेव आती है। और इसमें अगर हम बात करें कि कभी कभार ऐसा होता है T वेव के बाद एक छोटी सी एक और वेव आपके पास आती है जिसको हम U वेव कहते हैं। U वेव आपके पास तब आती है जब आपके परकिंजी कंडक्शन सिस्टम जो है उसकी स्लो रीपोलराइजेशन हो रही होती है। तो दैट इज बहुत रेयर चांस के यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी आए या बहुत रेयर चांस कि आपको ECG में नजर भी आए, लेकिन जो आपके पास पहली तीन ऑप्शन हैं दे आर इंपॉर्टेंट। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से पहले P, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से पहले QRS कॉम्प्लेक्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल से पहले मैम जो आपके पास QRS कॉम्प्लेक्स है, मैम ये बिफोर से पहले तो नहीं। पता था बिफोर। कि अच्छा, बिफोर का वर्ड आप तब यूज करते हो कि जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस इवेंट। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तब QRS कॉम्प्लेक्स, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो P वेव है आपके पास। ठीक है, बिफोर इज इंडिकेटिंग जस्ट कि वो इवेंट अभी हुआ, उस इवेंट ने अभी होना है। मैम लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स तो हमें शो ये करता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। हाँ, तो देखो ये ना इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है ना, जैसे ही उसने बिगिन करना है, जैसे ही वेंट्रिकल ने अपनी सारी फोर्स लगानी है, उस टाइम पे QRS कॉम्प्लेक्स आपको शो हो रहा होता है। यस आप मैम। इसको एट द बिगिनिंग कर लो, ठीक है, आपकी पॉइंट वैलिड है कि अगर आप उसको एट द बिगिनिंग ऑफ दिस इवेंट या पर्टिकुलरली दिस इवेंट कर लो तो वो आपको ना ज्यादा एक क्लियर जो है वो आंसर दे रहा होता है। तो आप बेशक वैसे कर लो, ठीक है। ओके मैम। Then question number 929 है कि generalized inadequate blood flow to the body due to bacterial infection। generalized inadequate blood flow है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉक। कोई भी वजह हुई है और आपके टिश्यूज के पास नॉर्मल ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड फ्लो इम्पेयर हो गया है, इस चीज को हमने बोल दिया शॉक। इसमें आपके पास डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। न्यूरोजेनिक का मतलब क्या है कि आपका जो नर्वस सिस्टम नॉर्मल अगर होता तो उसने आपके वेस्कुलर सिस्टम की टोन मेंटेन की हुई थी, मसल्स की टोन मेंटेन की हुई थी, और जो नॉर्मल ब्लड अमाउंट था वो बॉडी की नीड्स को पूरा कर रहा था। लेकिन अगर कोई न्यूरोजेनिक डिफेक्ट हुआ, उसकी वजह से टोन के अंदर कोई डिस्टरबेंस आई और ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल होने के बावजूद वेसल्स की टोन ऐसी नहीं है कि वो एडिक्वेटली आपकी टिश्यूज तक ब्लड को पहुंचा रहा है, तो उस चीज को हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसको बोलते हैं सेप्टिक शॉक। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है और ये कंडीशन हुई है उसको हम बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। और अगर किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ऐसा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो क्वेश्चन इज अबाउट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और शॉक की कंडीशन है तो दैट इज सेप्टिक शॉक। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो GIT से रिलेटेड हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन आपके पास एक ऐसा हार्मोन होता है जिसने आपके ना स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली काम करना होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कोई हार्मोन काम कर रहा होता है तो उसको बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। जो आपके पास कोलिसिस्टोकाइनिन है ना, इसमें क्या होता है, इसके फंक्शन क्या क्या है, इसने आपके गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करना है,
उसके कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ वहां पे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, जिसके अंदर आपके पैनक्रियास के लाइपेज या अमाइलेज है, उसको सिक्रीट करेगा। इसके साथ साथ मैम बाय कार्ब, क्या हुआ? अच्छा, हम लोग पढ़े थे कोलेसिस्टोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसने फैट की डाइजेशन भी करवानी है और उसकी एब्जॉर्प्शन भी करनी है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? इसने गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करना है। गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन से ना बाइल इजीली सिक्रीट हो जाएगा आपके इंटेस्टाइन के अंदर। सेकंड काम इसका होता है पेनक्रियाटिक एंजाइम की सिक्रीशन, जिसके अंदर आपके पेनक्रियाटिक लाइपेजेस और पेनक्रियाटिक अमाइलेजेस आते हैं। इसके साथ साथ इसने बाइकार्बोनेट आयंस को सिक्रीशन करनी है अगेन फ्रॉम द पैनक्रियास ही, ताकि बाइकार्बोनेट आयन से एक एल्कलाइन पीएच बने और एल्कलाइन पीएच के अंदर जो इंटेस्टाइन के हार्मोन्स हैं वो नॉर्मली अपना काम कर सकें। तो यहाँ पर जो फंक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो फंक्शंस में गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन भी है, लाइपेजेस अमाइलेजेस की सिक्रीशन भी है, लेकिन बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन होती है इसका फंक्शन, ना कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर ना एक चीज जो है वो मिसप्रिंट थी। इसमें पैनक्रियाटिक अमाइलेजेस का फंक्शन पूछना था, लाइपेजेस का नहीं, क्योंकि लाइपेजेस ने तो फिर लिपिड्स के ऊपर फंक्शन एक्ट करना था और ऑप्शंस में ना लाइपेज से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। तो जो यहाँ पर चीज पूछनी थी वो इस पैनक्रियाटिक अमाइलेज का फंक्शन। अगर हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज का फंक्शन की बात करें तो उसने, ये ना बहुत एक्सेप्शनल केस है पेनक्रियाटिक अमाइलेज का, कि उसने प्रोटीन्स पे भी एक्ट करना होता है, स्टार्च पे भी करता है, ग्लाइकोजन पे भी करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज पे नहीं कर रहा होता। तो एक एक्सेप्शनल केस था। आप वो मेरे एक दफा जी। बॉडी का कोई एंजाइम एक्ट नहीं करता, उसके लिए तो सेलुलोज चाहिए होता है जो हर्बीवोर्स में होता है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसके लिए सेलुलेज चाहिए होता है, तो उस पर कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं कर रहा होता। तो अगर हम वैसे भी बात करें, लाइपेज तो इन सब पे भी नहीं एक्ट करेगा, सेलुलोज तो छोड़ दो, वो किसी पे भी नहीं एक्ट करेगा, इसमें उसने तो लिपिड्स पे करना था। जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है ना, वो प्रोटीन्स पे भी कर रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे पे भी कर रहा है जिसमें स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, लेकिन वो सेलुलोज पे नहीं कर रहा, क्योंकि सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए सेलुलेज चाहिए होता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर होता ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं होता नेचुरली। देन आपके पास, अच्छा अब हमारे पास नर्वस सिस्टम पे हम मूव कर गए हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपके न्यूरॉन्स के थ्रेशोल्ड को कम कर देते हैं और उनको मोर एक्साइटेबल बना लेते हैं। ठीक है, उसी के अंदर ये जो स्ट्रिक्नीन है उसका शुमार है, इसके साथ कैफीन का, कैफीन भी उसी की एग्जांपल है, कि जिसने थ्रेशोल्ड को कम करके आपके न्यूरॉन्स को एक्साइटेबल, मोर एक्साइटेबल कर देना है, कि वो हाइपर एक्साइटेड स्टेट के लो या मोर एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहते हैं। तो स्ट्रिक्नीन या कैफीन का जो काम है उसने डिक्रीज करना होता है, यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ एक्साइटेबिलिटी को वो इंक्रीज करता है और यहाँ पे डिक्रीज किया हुआ है। तो अल्फा और चार्डी ऑप्शन से निकल गए। एनेस्थीसिया क्या करता है? ये बिल्कुल ना ऑपोजिट काम करता है स्ट्रिक्नीन से, कि इसने, एनेस्थीसिया ने बेसिकली, एनेस्थेटिक्स ने थ्रेशोल्ड को ज्यादा करके न्यूरॉन्स को कम एक्साइटेबल कर देना है। अब एनेस्थीसिया हम तभी देते हैं ना जब हम चाहते हैं कि न्यूरॉन्स अपना काम ना करें, उनकी एक्साइटेबिलिटी कम हो जाए, इतना ज्यादा मैं उसको थ्रेशोल्ड, आप थ्रेशोल्ड ऐसे समझ लो कि इस गेट को पार करेंगे तभी न्यूरॉन अपना काम करेगा, तो थ्रेशोल्ड इतना ज्यादा कर दिया और न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी को इतना कम कर दिया कि वो अपना काम ना करे। जो स्ट्रेक्नीन है वो क्या करता है कि आपके पास इनहिबिटरी ट्रांसमीटर जो है ना, जो कि जाके न्यूरॉन्स को इनहिबिट करा होता है, उसी ट्रांसमीटर को स्ट्रेक्नीन जाके इनहिबिट कर देता है, ताकि न्यूरॉन्स एक्साइटेड ही रहे, न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज्ड रहे और उसका थ्रेशोल्ड डिक्रीज्ड रहे। तो ये स्ट्रेक्नीन का या कैफीन का ये काम होता है। मैम इसको रिपीट कर दें, इसकी समझ नहीं आई। अच्छा, मैं बता देती हूँ। हमारे पास ना बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, उन्होंने क्या काम करना होता है, आपकी न्यूरॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में रखना होता है। उनका फंक्शन ये है कि अगर न्यूरॉन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है ना, तो मैं उसको एक्साइटेड स्टेट के अंदर रखूँ, उसको काम करते रखूँ। तो काम करते रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इतनी एनर्जी चाहिए थी, इसको हमने बोल दिया थ्रेशोल्ड। इतना स्टिमुलस चाहिए था कि इसके बाद जो है वो एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट होता। स्ट्रेक्नीन या कैफीन क्या करता है, इस एनर्जी को ना कम कर देता है, इतना थ्रेशोल्ड रख देता है कि मैंने अगर यहाँ से शुरू करना था और यहाँ पर जाके फिर मेरे पास रिजल्ट आना था, तो उसने क्या किया कि थ्रेशोल्ड को कम कर दिया और मेरे पास इतने स्टिमुलस के बाद ही रिजल्ट आ गया। थ्रेशोल्ड कम करने का मतलब होता है कि आप चीज को एक्साइट कर रहे हो,
एक चीज के होने को आप आसानी पैदा कर रहे हो। तो जो स्ट्रेकिनिन है या आपके पास कैफीन है वो थ्रेशोल्ड को कम कर देंगी। कम स्टिमुलस पे ही आपका न्यूरॉन जो है वो एक्साइट हो जाएगा, तो न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया और थ्रेशोल्ड को डिक्रीज कर दिया। ये काम होता है स्ट्रेकिनिन का और कैफीन का। इसके साथ साथ जो स्ट्रेकिनिन है ये आपके ऐसे हॉर्मोन्स जो कि न्यूरॉन को एक्साइट होने से इनहिबिट कर रहे थे, उसको काम नहीं करने दे रहे थे, ये वाला पार्टिकल था, स्ट्रेकिनिन ने जाके इस पार्टिकल को स्टॉप कर दिया, इसी पार्टिकल को इनहिबिट कर दिया। अब क्या होगा, इसका फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा और न्यूरॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहेगा। तो स्ट्रेकिनिन ने क्या किया, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर दिया ताकि जो नॉर्मल न्यूरॉन्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म रखें, वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर ही रहें। तो ये जो आपके पास बीटा ऑप्शन है दैट इज अबाउट स्ट्रेकिनिन का फंक्शन। आप समझ आई? यस मैम। देन क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेरोसेप्टर्स। आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि कोई भी चेंज को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड में जो चेंजेस है ना वो आपको बता रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटीरोसेप्टर्स। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि आप बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एंटेरोसेप्टर्स, INTE, इंटीरोसेप्टर्स और एक्सटीरोसेप्टर्स। तो यहाँ पर आपने बताना था कि इंटीरोसेप्टर्स कौन सा है। फोटो रिसेप्टर क्या है कि आपकी आईज के अंदर कोई लाइट पड़ी है उसको डिटेक्ट किया है तो वो फोटो रिसेप्टर है। गस्टेटरी का मतलब है कि टेस्ट को डिटेक्ट कर रहा है, और फोनो का मतलब है कि वो आवाज को डिटेक्ट कर रहा है। तो ये